नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल। और आज का जो विषय है वो बहुत ही रिलीवेंट है। और मैं आज ये बोल सकता हूँ कि आज इंडियन टेलीकॉम सेक्टर का बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत बड़ी रिलीफ मिली है वोडाफोन आइडिया को। आप पिक्स में देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया किस तरीके से डांस कर रहा है। आज इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। देखिए इस बिल की खासियत क्या और इससे वोडाफोन इतना खुश क्यों है, हम लोग इसको डील करते हैं। देखिए, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 5 अगस्त। ये 5 अगस्त इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए इसमें क्या है, देखिए वोडाफोन बहुत खुशी है। आप लोग को पता होगा कि आज ही कुमार मंगलम बिरला जो वोडाफोन के चेयरमैन है, आज वो स्टेप डाउन कर गए और आज वो चेयरमैन से हट गए वोडाफोन आइडिया से। वोडाफोन आइडिया इतनी क्राइसिस में जा रही थी कि उसने गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि कुमार मंगलम बिरला ने लिखे थे कि मैं रेडी हूँ अपना स्टेक सेल करने को। सो काइंडली आप इस कंपनी को असिस्ट कीजिए, नहीं तो ये कंपनी एनसीएलटी में चली जाएगी और इंडियन टेलीकॉम में डुओपोली रह जाएगा, सिर्फ जियो और एयरटेल का ही कब्जा रह जाएगा। काइंडली आप असिस्ट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। बहुत जगह से ऐसे आए थे कि बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का मर्ज होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए इस बिल में किस तरीके से गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट किया। मैं आज की क्लास में पूरी तरीके से वोडाफोन आइडिया के सारी केस हिस्ट्री को डिटेल में जाऊंगा। आप इस क्लास के साथ बने रहिए। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट में मुझे बोलिएगा, आई विल क्लैरिफाई इट ऑन द कमेंट। और आज का जो क्लास है वो बहुत ही रिलीवेंट है और टुडे इज अ वेरी बिग डे फॉर टेलीकॉम सेक्टर। देखिए क्या था, अमेंडमेंट क्या आया था। वोडाफोन आइडिया 2012 में इंडिया में आई थी और वोडाफोन आइडिया जब इंडिया में आई थी, जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसके ऊपर जो फॉरेन एक्विजिशन हुआ था उसके ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लगा के यूपीए गवर्नमेंट ने, उस समय के यूपीए गवर्नमेंट ने 2012 में टैक्स इम्पोज कर दिया था। देखिए क्या था। तो अब ये बिल क्या आया, ये आया नो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स। आप बोल सकते हो ये जो अमेंडमेंट बिल है ये आपका बिल है नो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स। जो 2012 में जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया गया था क्रेन एनर्जी पर और वोडाफोन आइडिया पर, उस सारे के सारे टैक्स को गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेगा इस बिल के थ्रू। देखिए क्या लिखा है, वो सारे अमेंडमेंट विड्रॉ हो जाएंगे और ये बड़ा रिलीफ है वोडाफोन आइडिया के लिए। देखिए क्या है, द बिल प्रपोजेस टू अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट 1961 so as to provide that no tax demand shall be raised in future on the basis of said retrospective amendment। मैंने क्या कहा था, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बेसिस पर जो रेज की हुआ था for any indirect transfer of Indian assets if the transaction was undertaken before 28 मई 2012। ये 2012 में जो अमेंडमेंट लाए गए थे उसको ये इस अमेंडमेंट के थ्रू नलीफाई कर दिया गया। आगे देखिए, it is further proposed to provide that the demand raised for indirect transfer of Indian assets made before 28 May 2012 shall be nullified। समझ में आया, जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड रेज किया था ऑन द ट्रांजेक्शन मेस्ड बाय हच एंड वोडाफोन, जो हच और वोडाफोन के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसको पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया गया। यह बिग रिलीफ है। आप ये मान के चलो कि कल जब शेयर मार्केट खुलेगा तो मार्क माई वर्ड्स वोडाफोन आइडिया अपर सर्किट में जाएगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। बहुत इस टेलीकॉम सेक्टर जो ऑलमोस्ट एनसीएलटी में जाने के रास्ते पर था उसको मोदी गवर्नमेंट ने किस तरीके से बचा लिया। देखिए, it is also proposed to refund the amount paid। जो भी वोडाफोन कंपनी ने पैसा पे किया था एज एन फॉर द टैक्स डिमांड, वो सारे के सारे रिफंड कर दिए जाएंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट पे के। देखिए क्या था। अब मैं आपको डील करता हूं कि वोडाफोन केस का फैक्ट क्या है। ये बहुत रिलीवेंट केस है। वोडाफोन केस का फैक्ट क्या है, और आप ये मान के चलते हो कि ये 2012 में जो वोडाफोन केस आया था इसने पूरी तरीके से इंडिया के जो इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम है उसको चेंज कर दिया था। देखिए ये केस क्या है, ये केस क्या है, आप लोग को पता होगा कि वोडाफोन से पहले हच कंपनी हुआ करती थी। तो वही देखिए क्या है, ये आपका हचसन एसआर लिमिटेड, ये एक इंडियन कंपनी है एंड दिस कंपनी इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ हसन ग्रुप एंड एसआर ग्रुप। यह ज्वाइंट वेंचर हसन ग्रुप का और एसआर ग्रुप का। एचईएल क्या करती थी, हज कंपनी क्या करती थी, एचईएल इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन इंडिया। पहले हज हुआ करती थी, हज को वोडाफोन ने बाई किया था। ठीक है, अब देखिए हज क्या था।
हडसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड HDIL एक फॉरेन कंपनी थी जो हांगकांग में रजिस्टर्ड थी। थोड़ा सा कहानी को समझ लीजिए, फैक्ट समझिए कि किस लिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि डिमांड वैलिड था या नहीं था, और पूरी तरीके से आप इस केस को समझ पाओगे। मेरे इस क्लास के बाद आप लोगों को वोडाफोन आइडिया वाले केस में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए क्या था, हडसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड फॉरेन कंपनी थी जो हांगकांग में रजिस्टर है। उसकी 100% सब्सिडरी कंपनी थी CGB इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये भी आपका फॉरेन कंपनी है और ये रजिस्टर्ड थी केमन आइलैंड में। केमन आइलैंड क्या है? टैक्स हेवन कंट्री है जो मॉरिशस में है। ये एक टैक्स हेवन कंट्री में, देखिए क्या था, हच ग्रुप JB है, हसियन ग्रुप का और एसआर ग्रुप का। हसियन ग्रुप का 100% सब्सिडी है CGP इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हज का 100% सब्सिडी है CGB इन्वेस्टमेंट। ये CGB इन्वेस्टमेंट का स्टेक था हडसन ग्रुप में, इंडिया के HEL में स्टेक था। देखिए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करता हूं। देखिए HEL है जो आपका इंडियन कंपनी है, उसका 67% शेयर है CGP के पास में और 33% शेयर है एसआर ग्रुप के पास में। अभी ये CGP जो क्या था, CGP क्या है? CGP 100% सब्सिडी है HDIL का। और वोडाफोन एक कंपनी है, वोडाफोन अभी अभी पिक्चर में आएगा। वोडाफोन एक कंपनी है जो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है। वोडाफोन एक फॉरेन कंपनी है जो नीदरलैंड बेस्ड फॉरेन कंपनी है। वोडाफोन एक फॉरेन कंपनी है जो नीदरलैंड बेस्ड फॉरेन कंपनी है। अब ये वोडाफोन ने क्या किया, वोडाफोन ने HDIL से CGP का 100% शेयर एक्वायर कर लिया। ठीक है, और ये एग्रीमेंट कहां हुआ? तो एग्रीमेंट टू सेल शेयर टुक प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब बताओ, इसमें इंडिया कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो HDIL और वोडाफोन के बीच में हो रहा है। क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है कि वो CGP का शेयर को इन्वेस्ट करेगा। CGP का 100% शेयर होल्डर अब HDIL से उठ के वोडाफोन के पास आ गया। और CGP का इन्वेस्टमेंट किसमें है? CGP जो केमन आइलैंड में मॉरिशस से कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट आपका हडसन ग्रुप में है 67%। ये आप लोग को डायग्राम में समझ में आएगा। देखिए अब इस केस में इशू क्या हुआ था, इस केस में इशू क्या हुआ था? इशू ये हुआ था, पहला देखिए, बेचारा वोडाफोन में फंस गया। इशू क्या हुआ था? इशू ये हुआ था जो वेदर HDIL जो आपका हडसन टेलीकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड है, बाय रीजन ऑफ इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हैड अर्नड इनकम लायबल टू कैपिटल गेन टैक्स। जो जो ट्रांजैक्शन हुआ था HDIL और वोडाफोन के बीच में, तो HDIL ने क्या किया, अपना स्टेक सेल कर दिया, अपना जो CGP का स्टेक था वो सेल कर दिया वोडाफोन को। ये जो सेल किया, इससे जो कैपिटल गेन टैक्स हो गए, क्या ये टैक्सेबल होंगे इंडिया में? तो पहला इशू ये था। एज दिस वाज अर्न टुवर्ड्स सेल कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स बिजनेस इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया एज अ ग्रुप इन फेवर ऑफ द वोडाफोन। समझ में आया? ये जो ट्रांसफर हुआ था, केस क्या, देखिए इसका इशू क्या था। ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये ट्रांसफर किस लिए हुआ है कि CGP का इन्वेस्टमेंट है हच ग्रुप में, और आपने CGP को ट्रांसफर कर दिया, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इंडिया में है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो जो ये ट्रांसफर हो रहा है, क्या ये कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आएगा इंडिया में? नेक्स्ट क्या था, और यदि ये कैपिटल गेन टैक्स के अंदर में आएगा, तो HDIL जो वोडाफोन को पे कर रहा है, उसके ऊपर TDS काटना पड़ेगा सेक्शन 195 में, जो फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, जो फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। ये दो इशू थे जो डिपार्टमेंट ने रेज किए। ठीक है, देखिए क्या करता है, टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूड शोकॉज नोटिस ट्रेडिंग वोडाफोन एज ए एसएससी इन डिफॉल्ट। क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने SCN इशू कर दिया, शोकॉज नोटिस इशू कर दिया, ये मान के कि ये वोडाफोन टैक्स इन डिफॉल्ट है क्योंकि इसने TDS नहीं काटा ऑन पेमेंट मेड टू HDIL एज पेमेंट टू HDIL टैक्सेबल इन इंडिया अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, AO ने क्या किया, क्या इशू कर दिया, एक 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 सकॉज नोटिस इशू कर दिया। हम लोग के भाषा में, CA के भाषा में उसे प्रेम पत्र कहते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक प्रेम पत्र दे दिया HDIL को, ये बोल के जो आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है, आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है, सॉरी, वोडाफोन को एक प्रेम पत्र दे दिया कि वोडाफोन ने जो HDIL के जो CGP के जो एक्वायर्ड किया है, ये बेसिकली जो ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल गेन होगा इन द हैंड ऑफ HDIL, दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया।
समझ में आया? वोडाफोन को ये कहा गया जो एचडीआईएल का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो टैक्सेबल होगा एचडीआईएल के हैंड में इंडिया में, इसीलिए आपने जो उसको पेमेंट किया है उसके ऊपर आप 195 में टैक्स को टीडीएस को काटोगे। आपने नहीं काटा है तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट है। इसके अगेंस्ट क्या हो गया? वोडाफोन फाइल्स अ रिट पिटीशन इन द बॉम्बे हाई कोर्ट चैलेंजिंग द लीगल वैलिडिटी ऑफ द एससीएन। अब जो ये क्या किया, जो सकॉज नोटिस इशू किया गया था इसके वैलिडिटी के लिए वो बॉम्बे हाई कोर्ट में मूव कर गया। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट क्या करता है, बॉम्बे हाई कोर्ट क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा जजमेंट था बॉम्बे हाई कोर्ट का। अब अच्छा या बुरा जो भी है, देखिए क्या था। पहला क्या बोला गया, द बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ सीजीपी बाय एचडीआईएल टू वोडाफोन अमाउंट्स टू ट्रांसफर ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एचडी इन इंडियन कंपनी एचईएल टू वोडाफोन। क्या बोला गया इसमें, ये बोला गया जो हडसन एचईएल जो कंपनी था उसका जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इंडियन कंपनी में वो ट्रांसफर हो गया वोडाफोन में। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या हो गया, बेसिकली कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इंडियन कंपनी का जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो गया। अब क्या बोलते हैं, वोडाफोन एक्वायर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। हाईकोर्ट ने कहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था एचडीआईएल बाय रीजन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन हैज अर्न्ड कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया। ये सोर्स ऑफ इनकम ट्रांसफर हुआ है, जो सोर्स ऑफ इनकम ट्रांसफर हुआ है, जो इनकम का सोर्स का इंडिया में है, इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है हज ग्रुप के नाम से था, वो सोर्स ऑफ इनकम ट्रांसफर हुआ है। सिंस यू हैव ट्रांसफर द सोर्स ऑफ इनकम इट इज टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन टैक्सेबल इन इंडिया। देखिए क्या था, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर एज कॉन्ट्रैक्टेड बिटवीन द पार्टीज इज नॉट एक्चुअली द शेयर्स ऑफ केमन आइलैंड कंपनी। ये एचएजी ग्रुप का ट्रांजेक्शन नहीं था, ये बेसिकली इन प्रूडेंस वे में देखा जाए तो ये था कि जो इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है आप उसको ट्रांसफर, इंडिया का जो हज का जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जो हज जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करता है आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, एक्शन ऑफ डिपार्टमेंट इज करेक्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा डिपार्टमेंट का एक्शन करेक्ट है पूरी तरीके से, एंड डिसमिस द रीट पिटीशन ऑफ द वोडाफोन। वोडाफोन को बहुत बड़ा झटका लगा, ये क्या हो गया, income of HDIL was deemed to have accrued or arisen in India and therefore it squarely fall within the ambit of section 9। जो deemed to accrue or arise in India को लेकर डील करता है उसके अंदर आता है, hence chargeable to tax under the head capital gain। समझ में आया? अब बताइए क्या होगा, सोचिए क्या हुआ होगा। वोडाफोन को क्या कहा गया भाई, वोडाफोन को कहा गया जो एचडीआईएल जो इनकम अर्न किया है वो उसका टैक्सेबल होगा, वो इनकम कैपिटल गेन के अंदर में आएगा और आपको उसके ऊपर टीडीएस पे करना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी देखिए अब ये लोग क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये कहां चले गए, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोडाफोन फाइल्ड अ रिव्यू पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। क्या बोल के पलटा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एओ की कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि जो इनकम इंडिया के बाहर अर्न होता है उसकी वो एओ के परव्यू में नहीं आता है, वो एओ के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एओ इन इंडिया हैड नो जुरिस्डिक्शन to tax the transaction which took place outside India and what was transferred was the shares of the foreign company namely CGP of the Cayman Island and not the Indian business। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिंपल एक लेमन सेंस में देखा जाए, समझा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ये ट्रांसफर आपका हुआ है सिर्फ सीजीपी का जो इन्वेस्टमेंट था उसका लेकर ट्रांसफर हो गया, ये कोई आपका इंडियन एसेट्स या इंडियन बिजनेस कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। और सिंस ये ट्रांसफर, ये जो इनकम अराइज हुआ है ये आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ एओ है, एओ के इन नो सेंस इन नो पावर एओ किसी भी फॉरेन इनकम को टैक्स कर सकता है। जो इनकम इंडिया के बाहर हुआ है उसको एओ के जुरिस्डिक्शन के अंदर में आता ही नहीं हो। देखिए आए क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी सर थे, तो उन्होंने क्या किया, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को कायम रखने के लिए बहुत कुछ चेंज किया, बहुत कुछ चेंज किया और फाइनेंस एक्ट 12 में अमेंडमेंट लाया गया। माने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने सुप्रीम माना ओवर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। देखिए क्या हुआ था, तो मैंने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड, और उस जजमेंट को चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट में बिल लेके आना पड़ता है।
तब क्या हुआ था, ये फिनेंस एक्ट 2012 में अमेंडमेंट किए। कहाँ का अमेंडमेंट किए, अभी तक ये अमेंडमेंट हो रहा है, तो मैं जस्ट एक आपको थोड़े देरों में डील करना, इसीलिए मैं सिर्फ फाइनेंस एक्ट 12 को लेकर डील कर रहा हूं। अदरवाइज ये अमेंडमेंट बहुत हुए थे, अमेंडमेंट ये बहुत हुए। देखिए क्या होता है, फाइनेंस एक्ट 2012 क्या किया था, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया। किस चीज का, पहला क्या, सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ ट्रांसफर में, फिर आपका हुआ कैपिटल एसेट्स, और थर्ड हुआ डिम्ड एक्रूवल ऑफ इनकम सेक्शन 9 में। ठीक है, देखिए क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था, हम उसको डील करते हैं। टू affirm the judgment of Bombay High Court and nullify the ruling of Supreme Court judgment in the said case, क्या हुआ था, अमेंडमेंट इन डिफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 214। 214 में जो कैपिटल एसेट्स का डिफिनेशन होता है उसमें अमेंड कर दिया गया। आप लोग ये देखिएगा कि जब कभी भी एक्सप्लेनेशन ऐड किया जाता है तो एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल तब से होता है जब से वो लॉ बना है। किसी भी सेक्शन में, ये आप लोग समझ के रखिएगा, जनरल पर्पस के लिए भी काम आएगा। किसी भी सेक्शन में जब मैं सेक्शन एक्सप्लेनेशन को ऐड करता हूं तो इसका मतलब हुआ एक्सप्लेनेशन इज एप्लीकेबल फ्रॉम द डे व्हेन दैट पर्टिकुलर सेक्शन वाज इनेक्टेड इन द एक्ट। जब से वो सेक्शन इनेक्ट है तब से वो इंप्लीमेंट हो जाता है। तो क्या अमेंडमेंट किया गया, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्या किया गया, तो कुछ डिफिनेशन को चेंज किया गया। पहले क्या किया गया, कैपिटल एसेट्स को डिफिनेशन को चेंज किया गया। क्या बोला गया, इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रॉपर्टी इंक्लूड्स any right in or in property includes any right in or in relation to an Indian company including right of management or control और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर। क्या किया गया, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, प्रॉपर्टी के अंदर में आता है राइट इन और इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी का जो राइट है वो भी इसके अंदर में आता है। उस राइट के अंदर में आता है राइट ऑफ मैनेजमेंट भी आता है और एनी अदर कंट्रोलिंग राइट भी आता है व्हाटसोएवर। समझ में आया आप लोग को। तो अब बताइए जो एचडीआईएल का जो एचडीआईएल का स्टेक आपका सीजीपी में है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कंट्रोल करता है इंडियन के बिजनेस को, कंट्रोल करता है इंडियन टेलीकॉम बिजनेस को। तो अब क्या हो गया, जैसे ही आप ट्रांसफर कर रहे हो तो दैट बिकम्स चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। वो कैपिटल गेन के अंदर में चार्जेबल हो जाएगा और उसके ऊपर वोडाफोन को टीडीएस काटना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ था। और क्या अमेंड किए गए, सेक्शन 247 में अमेंड किया गया। सेक्शन 247 इज डिफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। इसमें भी आपका एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया। मैंने आपको पहले कहा एक्सप्लेनेशन कब से एप्लीकेबल होता है, जब से एक्ट बना। ट्रांसफर इंक्लूड्स disposing of or parting with an assets or any interest therein or creating any interest in any assets in any manner whatsoever directly or indirectly by way of agreement whether entered into India or outside India or otherwise। क्या बोला गया, ट्रांसफर डिस्पोजिंग और पार्टिंग ऑफ विथ एनी एसेट और एनी इंटरेस्ट। क्या करते, ट्रांसफर के अंदर में आता है कि आप अपने किसी इंटरेस्ट को पार्ट ऑफ कर रहे हो, आप अपने इंटरेस्ट को डिस्पोज कर रहे हो किसी भी एसेट्स में, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू, जो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर एग्रीमेंट हो। समझ में आया, जो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर एग्रीमेंट हो। ठीक है, notwithstanding that such transfer of rights has been characterized as being affected or dependent upon or flowing from the transfer of a share or shares of a company registered or incorporated outside India। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है उसके जो शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं उस कंपनी के शेयर भले आउटसाइड इंडिया में क्यों नहीं हो। मतलब पूरी तरीके से ट्रांसफर के डिफिनेशन को ये कर दिया गया, अमेंड किया गया टू फिट द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। अब देखिए क्या हुआ था, सेक्शन 9 में भी चेंज किया गया। सेक्शन 9 में भी चेंज किया गया। सेक्शन 9 में क्या चेंज किया गया, सेक्शन 9 में चेंज किया गया अमेंडमेंट इन सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। उसमें क्या बोला गया, इसमें आपका बोला गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएट इन इंडिया। मतलब इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। सेक्शन 9 क्या बोल रहा है, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफर होगा कैपिटल एसेट्स का जो इंडिया में सिचुएट है। मतलब इंडिया में देखो एसेट्स सिचुएट और आप उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आपका इंडियन इनकम माना जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे देखते हैं। तो अब समझ में आया
इस फिनेंस एक्ट 12 को अमेंड किया गया हाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए और वोडाफोन के ऊपर में टैक्स लायबिलिटी को लाने के लिए। वोडाफोन के ऊपर एक ह्यूज इम्पैक्ट आया टैक्स का। और वोडाफोन फर्दर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था तो और इंडिया में इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे। इंटरनेशनल कोर्ट जो आपका हेग में है उसने डिसीजन दिया था जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो आपका टैक्स लगाया है वो गलत है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट लगाया है, पेनल्टी लगाया, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया गया है वो बहुत ही गलत है और इसको इसको वापस लेना चाहिए। ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट का जजमेंट था। अभी क्या हुआ था, हमारे जो मोदी जी है, हमारे जो पीएम साहब हैं, उनका ऐसा माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे इसकी बहुत पहले से उम्मीद थी कि शायद ये बहुत पहले ही वो कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा अवस्था आ गया कि वोडाफोन के पास अभी पे करने के लिए इतने अधिक वो ह्यूज डेट में है कि उनका ईपीएस निगेटिव में है और ह्यूज डेट है। जितना जितना उसका जितना जितना कैप मार्केट कैप है उससे अधिक उनका लोन है, उससे अधिक उनका लोन है। अल्टीमेटली ये हुआ कि अब ऐसा हुआ कि वोडाफोन अब एनसीएलटी में जाएगा। देयर इज नो वे टू रिकवर वोडाफोन का बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो यस्टरडे कुमार मंगलम बिरला ने स्टेप डाउन कर दिया और उनके बदले में जो पहले आइडिया ग्रुप के जो चेयरमैन थे वो आपका वोडाफोन आइडिया का चेयरमैन बन गए। समझ में आया? 2 महीना, आज से ठीक 2 महीना पहले कुमार मंगलम बिरला ने फिनेंस सेक्रेटरी को, सीबीडीटी के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी थी कि आइदर आप इसको हेल्प कीजिए, आई एम रेडी टू सेल माई स्टेक। मेरा जो स्टेक है, कुमार मंगलम बिरला ने कहा था, जो मेरा जो स्टेक है वोडाफोन आइडिया में, मैं उसको एग्री करता हूं सेल करने का, मैं उसको सेल कर दूंगा और मैं किसी अदर फाइनेंशियल एंटिटी को दे दूंगा या अदर किसी पीएसयू को दूंगा। यहाँ पर पीएसयू का मतलब बीएसएनएल है। बहुत जगह खबर आई कि बीएसएनएल को सेल होने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा खुद का मेरे पास ह्यूज अमाउंट में वोडाफोन आइडिया के स्टॉक है। मैं इस केस को देखा था तो मुझे ये पता था कि आज ना कल ये फर्दर जब इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी तो जो डिसीजन आएगा वो वोडाफोन आइडिया के फेवर में आएगा। उस समय यदि गवर्नमेंट उस डिसीजन को नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा जो गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है और ये यहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टर फ्लाइट कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे इतनी मुश्किल परिस्थिति होने के बावजूद जो वोडाफोन ग्रुप के जो सीईओ है, जो यूके जो आपका नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, जो वोडाफोन ग्रुप के जो सीईओ है, उन्होंने इक्विटी इन्फ्यूजन से उसने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया क्योंकि ये कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा था। अब फर्दर अब आज का जो अमेंडमेंट आया है, अब ये सारे के सारे सभी पुराने केस को सेटल कर देगा और एंड दिस इज अ बिग न्यूज फॉर द वोडाफोन आइडिया। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। गिव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।